हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हरीश क्लासेज बुलंदशहर में। और संविधान निर्माण की प्रक्रिया की जो कंटिन्यू सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की जो क्लास है वो आर्टिकल 28 से लेकर के आगे तक जितना भी है, मैंने पिछली वाली क्लास में जो आर्टिकल 28 तक कराया था और जो पिछली वाली क्लास में कराया था कि अनुच्छेद 19 से लेकर के 28 तक यहाँ तक कराए थे और अनुच्छेद 19 से 28 तक। और इसमें देखिए क्या था, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक जो आता है आपका आता है स्वतंत्रता का अधिकार। किसका? स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। और आर्टिकल 23 और 24 जो आता था उसमें, आर्टिकल 23 और 24 की बात करें तो आर्टिकल 23 और 24 के अंतर्गत आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार था। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक यह था आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये आपके मूल अधिकार चल रहे हैं, मौलिक अधिकार। जब बात करी थी हमने कि मूल संविधान में इनकी संख्या कितनी थी, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान संविधान की बात करें तो वर्तमान संविधान में इनकी संख्या 6 है। कितनी है? संख्या 6 है। अभी बताएंगे जब आर्टिकल अभी आपके 31 पे पहुंचेंगे, यानी संपत्ति का अधिकार पे पहुंचेंगे। जो पहले संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में अब देखिए मूल जो संपत्ति का अधिकार था वो पहले मूल अधिकार होता था, लेकिन वर्तमान में बात करें, वर्तमान संविधान की बात करें तो वर्तमान में मूल अधिकार ना होकर के, यानी मौलिक अधिकार ना होकर के वो विधिक अधिकार बन चुका है। क्या बन चुका है? विधिक अधिकार। और अब उसको कहाँ जोड़ दिया गया है, कौन सा अमेंडमेंट किया गया था उसके लिए, भारतीय संविधान संशोधन कौन सा किया गया था, कौन से सन में संविधान संशोधन हुआ था, भाग कितने में जोड़ा गया था। पहले वो भाग 3 में था, तो अब कौन से भाग में है इसके बारे में भी हम चर्चा भी करेंगे। चलिए देखते हैं। तो 19 से मैंने बताया था 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, और 19 के कै में ही आता आपका, ठीक है, 1900 के आपका मीडिया से संबंधित है। और ये आपके, ठीक है, उससे संबंधित है मीडिया से, जो कि उसको स्वतंत्रता देता है। तो मैंने बताया था 19 में जो स्वतंत्रता का अधिकार, तो पहले में ही आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है आपका 6 प्रकार की स्वतंत्रता आती है। ठीक है, कितने प्रकार की? 6 प्रकार की, जिसमें से आप बात करें तो ठीक है, वाक की स्वतंत्रता, ठीक है, भ्रमण की स्वतंत्रता, व्यापार वृत्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, बस जाने की स्वतंत्रता, भारत के सीमा क्षेत्र में कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता, लेकिन कुछ राज्यों को छोड़ करके, क्योंकि आप अगर उन राज्यों में जाएंगे तो उन राज्यों में आपको इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। ठीक है, राज्य सरकार आपको इनर लाइन परमिट देगी, और वहाँ ऐसा नहीं है कि आप वहाँ जाकर बस ही जाएं। बस जाएगा मतलब ये नहीं है कि आप बस जाएं वहाँ पर जा करके, सिर्फ इतना है कि आप 3-4 महीने के लिए रुक सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे व्यापार खोल कर बैठ जाएँ और आपको फिर वहाँ पे परमानेंट बस जाएँ। जैसा असम हो गया, सिक्किम हो गया, ठीक है, ये कुछ राज्य ऐसे होते हैं जिनमें इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है। ठीक है, पहले आपको राज्य सरकार से इनर लाइन परमिट लेना होगा, तब आप उसमें वहाँ पे जा सकते हो 5-6 महीने के लिए, 3-4 महीने के लिए। ठीक है, याद रखना। तो ये आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही आते हैं सब। 19 के कै, खे, गे, घे, अण, छे, छे, कुछ ऐसे। ठीक है, कुल मिलाकर के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करी गई है। चलिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो 23-24 में बताया था 14 साल से नीचे के जितने बच्चे हैं उनको काम करने का जो अधिकार था। ठीक है, जो अब इसमें मतलब 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आर्टिकल 24 के तहत की जो खतरनाक जगह होती हैं उनमें ये काम नहीं कर सकते बच्चे। ठीक है, 14 साल से नीचे की जितनी भी खतरनाक जगह होती हैं, कारखानों में काम नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद देखिए मैंने बताया भी था आगे 25 धार्मिक स्वतंत्रता। चलिए, इनके बारे में चर्चा हो चुकी है, अब करते हैं नेक्स्ट के बारे में बात। तो नेक्स्ट करें, अगला जो आता है भाग 3 में जो हमारा मौलिक अधिकार आता है वो है आपका शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। तो भाग आता है आपका, भाग 3 में ही आया अभी। ठीक है, भाग 3, और भाग 3 में जो इसका आता है मौलिक अधिकार वो आता है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और ये आपके 2 आर्टिकल आते हैं इसमें, आर्टिकल 29, कितना? आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 व आर्टिकल 30 और आर्टिकल 29 में क्या कहा गया है? देखिए, आर्टिकल 29 की बात करें तो आर्टिकल 29 कहता है कि आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के हितों, किसकी? अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। ठीक है, इसमें आर्टिकल 29 में कहा गया है जो अल्पसंख्यक हैं,
अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, हितों का संरक्षण। ठीक है। अब देखिए अल्पसंख्यक कौन से होते हैं, आर्टिकल 29 की बात करें तो जिनकी संख्या कम है, जिनकी संख्या भारत में कम है वही अल्पसंख्यक की श्रेणी में उनको रखा गया है। जैसे बौद्ध हो गए, ठीक है, जैन हो गए, और आपके सिख हो गए, ईसाई हो गए, ठीक है, ये सब इनकी संख्या बहुत कम है। तो इनमें क्या कहा गया है कि जो अल्पसंख्यकों के हित होंगे उनके संरक्षण का काम कौन करेगा, इनके मौलिक अधिकार है, उनका संरक्षण उनका मौलिक अधिकार है। और देखिए इसके अंतर्गत आता क्या क्या है, इसके अंतर्गत की बात करें तो इसमें होता है भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार, इसके अंतर्गत आता है। ये अपनी भाषा को बनाए रख सकते हैं, अपनी भाषा को, ठीक है, अपनी लिपि को, ठीक है, भाषा लिपि को, लिपि व संस्कृति, ठीक है, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार, बनाए रखने का अधिकार। तो यहाँ आर्टिकल 29 के अंतर्गत कहा गया है कि वे लोग जो अल्पसंख्यक हैं, यानी भारत में जिनकी संख्या बहुत कम है, वो अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को बनाए रख सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा एक मूवी देखी होगी बाहुबली, और उसमें जब भल्लाल देव का राज्याभिषेक होता है तो लास्ट में जाकर के वो कुछ मोर के पंख वगैरह बांध करके नाचते हैं। तो कुछ ऐसी जनजातियाँ हैं अल्पसंख्यक, जिनकी जनजातियाँ हैं, या फिर वो अल्पसंख्यक, ठीक है, जिनकी संख्या बहुत कम है, तो वो अपनी संस्कृति को, भाषा को बनाए रख सकते हैं आर्टिकल 29 के तहत। चलिए आगे बात करें, आर्टिकल 30 की बात करें तो अनुच्छेद 30, देखिए अनुच्छेद 30 क्या कहता है। अनुच्छेद 30 की बात करें तो अनुच्छेद 30 कहता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, यानी अल्पसंख्यकों को शिक्षा, ठीक है, शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उनका प्रशासन करने का अधिकार, यानी अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान बनाने का अधिकार, यानी वो अपनी शिक्षण संस्था बना सकते हैं और उसका प्रशासन भी वो अपने आप ही चलाएंगे, ये अधिकार दिया गया है आर्टिकल 30 के तहत। तो ठीक है, अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान बनाने व उनका संचालन करने का अधिकार। ठीक है, जो अल्पसंख्यक हैं वो अपने शिक्षण संस्थान भी बना सकते हैं और उनका संचालन भी वो स्वयं कर सकते हैं। इसकी चर्चा कहाँ करी गई है, आर्टिकल 30 में। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला जो अधिकार था हमारा वो उसको हटा दिया गया है। तो अधिकार पहले था वो, इसे बोलते थे संपत्ति का अधिकार, जो वर्तमान में अभी नहीं है, संपत्ति। ठीक है, क्या है, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार था लेकिन अब ये नहीं है, अब ये कानूनी अधिकार बन गया है, ये मौलिक अधिकार नहीं था। देखिए अब इसको हटाया किसके तहत था, एक संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन 1978 में, नाम था उसका 44वां संविधान संशोधन 44वां। ठीक है, तो संविधान संशोधन हुआ था 44वां 1978 में। 1978 में इसे मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके अब इसे बना दिया गया है, कब, क्या, विधिक अधिकार, यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया है इसे, विधिक अधिकार। ठीक है, इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है, कानूनी अधिकार। देखिए पहले जो था ये भाग 3 में था सम्मिलित, जो संपत्ति का अधिकार था वो भाग 3 में था, लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में ये भाग 12 में स्थित है। किसमें है, भाग 12। तो भाग 12 में इसे जोड़ दिया गया है, भाग 12, और भाग 12 के आर्टिकल आता है 300 का कै, अनुच्छेद 300 का कै आता है, उसी के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को उठा करके कहाँ जोड़ दिया गया है, भाग 12 में, अनुच्छेद 300 का कै, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसका मतलब ये है कि पहले क्या था, मैंने बताया था जब भारत आज़ाद हुआ तो डेवलपमेंट को लेकर के, यानी जब सरकार बनी तो डेवलपमेंट को लेकर के बहुत सारे कार्य करने पड़ते थे सरकार को। लेकिन उसमें क्या है कि देखिए बगैर डेवलपमेंट जो अगर होगा या सरकार कुछ योजना बनाएगी तो ऐसा तो नहीं आकाश में बना दे, ज़मीन पे ही बनाएगी, कोई योजना लेकर आई तो उसको अब ज़मीनी स्तर पर उसे लागू करना था कुछ भी डेवलपमेंट को लेकर के। तो किसी की भूमि अधिग्रहण, ठीक है, यानी सरकार उसकी भूमि लेना चाहती थी, तो ये लोग क्या करते थे
सीधा पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पहुंच कर कह दिया जी कि हमारा जो है मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, सरकार हमारी संपत्ति को छीनना चाह रही है। अब सरकार के सामने भी दुविधा थी कि ये मौलिक अधिकार था, और वहाँ पे ये था कि सीधा संविधान में ये कह दिया गया है कि कोई भी मौलिक अधिकार को हनन नहीं कर सकता, यानी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को कोई भी हनन नहीं कर सकता। अब सरकार के सामने दुविधा तो आ ही रही थी, क्योंकि बार बार जा रहे थे सीधा सुप्रीम कोर्ट, बहुत इसमें वाद भी हुए थे, ठीक है। केशवानंद भारती विवाद भी हुआ था इस चीज़ को लेकर के, जो 1973 में मामले पे उस पर सुनवाई हुई थी। चलिए उसके बारे में बाद में आगे चर्चा करेंगे। तो अब उसके बाद 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया गया और इसको हटा दिया, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया कि अगर सरकार को डेवलपमेंट के लिए किसी की ज़मीन की आवश्यकता होती है तो उसको कुछ मुआवजा दे करके उसकी ज़मीन को सरकार अपने अंडर में ले लेगी, लेकिन किसी एक के हित के लिए नहीं, सार्वजनिक हित के लिए वो संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। इसका ध्यान रख लेना कि ये नहीं कि आपको कोई, मान लीजिए कोई विधायक है, वो कहे कि भाई इसमें मैं होटल बनाना चाहूँगा आपकी ज़मीन पे और आप इसका मुआवजा ले लीजिए, मुझे दे दीजिए, नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। बेशक वो सरकार के अंडर में सरकार के हिस्सा है, लेकिन अगर उसकी यानी जो आपकी भूमि का अधिग्रहण किया है या संपत्ति का अधिग्रहण किया है, अगर वो सार्वजनिक हित के लिए है तब तो ये ठीक है, वरना कोई अपने अकेले के लिए हित के लिए मांग रहा है तो वो बेकार है, ठीक है। चलिए, तो किसके अंतर्गत जोड़ दिया गया था संपत्ति के अधिकार को? भाग 12 अनुच्छेद 300 का कानूनी अधिकार बना दिया, यानी विधिक अधिकार बना दिया। याद रखना, पहले यह मूल अधिकार था। चलिए अब बात करते हैं अगला, नेक्स्ट बात करें आगे नेक्स्ट की, तो अगला आता है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। अगले की बात करें तो अगला नेक्स्ट आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 32 से लेकर के 35 तक आता है इसमें, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 से लेकर के आर्टिकल 35 आता है। इसी के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है आर्टिकल 32 से लेकर के आर्टिकल 35। और आर्टिकल 32 क्या कहता है? देखिए, आर्टिकल 32 की बात करें तो आर्टिकल 32 कहता है इस भाग द्वारा, यानी कौन से भाग द्वारा? भाग 3 के द्वारा जो आपको पूरे मूल अधिकार दिए गए हैं। मूल अधिकार कितने दिए गए हैं? 6 हैं इस टाइम वर्तमान में, पहले 7 थे, मैंने बताया अभी। तो इस भाग के द्वारा जो मूल अधिकार दिए गए हैं, यदि इनका कोई हनन करता है तो आप सीधा कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। याद रखना, दोबारा से एक बार मैंने आसान शब्दों में समझाया है कि आपको ये मौलिक अधिकार दे तो दिए, पूरे के पूरे टोटल दे तो सही ये मौलिक अधिकार, अब इनका बनाए रखने का कार्य आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 32 ये कहता है कि अगर ये जो मौलिक अधिकार है, यानी व्यक्ति के मौलिक अधिकार है, अगर इनका कोई हनन करता है तो व्यक्ति सीधा सीधा कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। याद रख लेना। तो आर्टिकल 32, आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 क्या कहता है? इस भाग के द्वारा, यानी इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार, ठीक है। इस भाग के द्वारा, इस भाग द्वारा मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने का अधिकार, ठीक है। इस भाग के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने का उपचार, ठीक है। यानी कहने का मतलब वही है जो मैंने अभी बता दिया कि अगर मान लीजिए कि हनन होता है मौलिक अधिकारों, तो व्यक्ति कहाँ जा सकता है? सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। याद रखना। चलिए आगे बात करें नंबर, ठीक है। अगर बात करें अनुच्छेद 43 की, तो अनुच्छेद 43 क्या कहता है कि भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का, ठीक है, बलों आदि को लागू होने पे, ठीक है, जो सेना बल, सेना सशस्त्र बल हैं, उन पर लागू होने के लिए है ये। तो उपरांत, ठीक है, संसद की शक्ति, ये कह रहा है भाग 33 कहता है कि आर्टिकल 33 ये कहता है कि ये जो मौलिक अधिकार हैं जो दिए गए हैं व्यक्तियों को, ये किस किस को नहीं दिए गए हैं। अब इनके लिए, इस चीज़ के लिए संसद तय करेगी किस किस के लिए नहीं है ये। तो ये कह रहा कि भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू, ठीक है, लागू होने में
उपांतरण करने की संसद की शक्ति। अब देखो, मौलिक अधिकार दे तो दिए व्यक्तियों को, लेकिन अगर मान लीजिए सेना के जवान कहने लगे कि जो हमें भी मौलिक अधिकार दिए जाएं, यानी स्वतंत्र नींद लेने का अधिकार हमारा भी है। क्या है? स्वतंत्र नींद लेने का अधिकार, नींद लेने का अधिकार हमारा भी है, ठीक है। और इन अधिकारों की बात अगर सेना का जवान करने लगे कि स्वतंत्र नींद लेने का अधिकार और स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने का अधिकार, देखिए जा तो सकते हैं कहीं भी, लेकिन वो कहें कि हम भी तो चैन की नींद लेंगे, हमें भी तो सोने दीजिए। तो इसमें क्या है कि मान लीजिए अगर वो सो गए तो बॉर्डर पर रक्षा कौन करेगा, सुरक्षा कौन करेगा? देश की रक्षा की जिम्मेदारी उनको दी गई है भाई। अगर उनको मौलिक अधिकार ये दिए जाएँ, देखिए उनके लिए अलग हैं, सेना के लिए उनके लिए अधिकार कुछ अलग हैं, ठीक है। हम व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति से कुछ थोड़ा हट के हैं उनके लिए अधिकार। तो यही कहा गया है कि संसद, ठीक है, संसद जो है, संसद उपांतरण की शक्ति के द्वारा उनके मौलिक अधिकारों को कुछ सीमा तक समेट सकती है, ठीक है। चलिए, तो आर्टिकल 33 कहता है कि मौलिक अधिकारों को बलों आदि के लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। मौलिक अधिकारों का बलों आदि के लागू होने संसद की उपांतरण की शक्ति, ठीक है। तो आर्टिकल 33 हो गया। आर्टिकल 34 की बात करें तो आर्टिकल 34 देखिए, सीधा सीधा आप याद रख लीजिए इतना, ठीक है। आर्टिकल 34 क्या कहता है? आर्टिकल 34 संबंधित है मार्शल लॉ से, ठीक है। किससे? मार्शल लॉ, ठीक है। यानी अगर मान लीजिए कहीं सैनिक कानून लागू हो जाता है तो वहाँ पर मौलिक अधिकारों का, ठीक है, मौलिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे। जहाँ पर सैनिक कानून लागू हो जाता है, याद रखना, वहाँ पर आपके मौलिक अधिकार गए जहाँ पर। लेकिन अभी तक हमारे भारत में ऐसा नहीं हुआ है, पाकिस्तान में हो चुका होगा, तो हमारे भारत में ऐसा नहीं हुआ अभी तक। तो मार्शल लॉ, ठीक है। आर्टिकल 34 संबंधित रख लिया, सैनिक कानून से संबंधित है। किससे संबंधित है? सेना के कानून से संबंधित है आर्टिकल 34। आर्टिकल 35 की बात करें, संसद कानून बना सकती है, ठीक है। मौलिक अधिकार को लेकर के संसद कानून बना सकती है। आर्टिकल 35 के अंतर्गत कहा गया है कि आर्टिकल 35 कहता है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित संसद कानून बना सकती है। मौलिक अधिकारों से संबंधित संसद कानून बना सकती है। इतना याद रख लीजिए आप कि मौलिक अधिकारों से संबंधित संसद कानून बना सकती है, ठीक है। अब बात करें तो इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान, ठीक है। इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए कुछ विधान। सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित संसद कानून बना सकती है आर्टिकल 35 के अंतर्गत, ठीक है। चलिए, यहाँ तक हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे कराते हैं। हो गया। तो ये थे देखिए मौलिक अधिकारों से संबंधित मौलिक अधिकार, ठीक है। भाग आपके 3 था, भाग 3 और मौलिक अधिकार। कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, अब वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। प्रारंभ में इनकी संख्या 7 थी, लेकिन अब वर्तमान में इनकी संख्या 6 है, मौलिक अधिकारों की संख्या। और भाग 3 में इनकी चर्चा करी गई है संविधान के भाग 3 में, और अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक, ठीक है। 12 और 13 की बात करें तो 12 में राज्य की परिभाषा क्या होती है ये बताया गया है, और 13 में ये कहा गया है कि अगर मान लीजिए संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो कानून स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। आर्टिकल 13 की चर्चा करी गई थी इसमें। उसके बाद वास्तविकता देखी जाए तो आपके अधिकार जो दिए गए हैं 14 से लेकर के 35 तक, ठीक है, 14 से 35 तक। और एक चीज़ और याद रख रहे हैं ना, इसमें 35 में मैंने बता भी चुका हूँ कि जो आपका भाग 3 में बताया भी है कि आपका जो 31 अनुच्छेद था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो ये थे मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद, ठीक है। 3 क्लास में हमने कराया है इसको, 2 क्लास इसकी हो चुकी हैं, 3 क्लास हो चुकी हैं इसकी भाग आपके 3 की, संविधान के भाग 3 की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।